गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे संस्कृति क्या है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी गई एक स्टोरी है, जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया है कि संस्कृति हम किसे कहेंगे और सभ्यता हम किसे कहेंगे। संस्कृति एक सामान्य रूप में कहा जाए तो सभ्यता क्या है, जो हमें विद्यमान है, मतलब मौजूद है हमें, जो हमें अपने पूर्वजों से, जो हमारे अपनी परंपराओं से हमें मिली है, वो है सभ्यता। और संस्कृति मतलब ऐसा गुण जिसमें हम अपने अच्छे गुणों के द्वारा, अच्छे परिवरिश के द्वारा, अच्छे वातावरण के द्वारा उसमें निखार लाते हैं, तो वो हो जाती है आपकी संस्कृति। तो हर सुसभ्य व्यक्ति जो होगा, बहुत जो अच्छे कपड़े पहन रहा है, बहुत अच्छा तरह से रह रहा है, वो सुसंस्कृत हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और जो जंगलों में रह रहा है और अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा हो, अच्छी चीज़ों का सेवन नहीं कर रहा, तो वो सुसंस्कृत नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो संस्कृति जो है आपका जो व्यवहार है, आप किस तरह से लोगों के साथ में पेश आते हैं, आपकी जो बोली है, आपका जो अपने आप को व्यक्त करने का जो तरीका है, वो है आपकी संस्कृति। ठीक है, तो देखते हैं स्टोरी में क्या बताया गया है। संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसे लक्षणों से तो हम जान सकते हैं, मतलब संस्कृति ऐसी मैंने जिसके बहुत सारे लक्षण हैं, जिसको लक्षण को देख आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये सुसंस्कृत व्यक्ति है, या इसमें संस्कृति का गुण है, किंतु उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। लेकिन उसको किसी परिभाषा में हम बांध नहीं सकते, क्योंकि वो अलग अलग तरह से व्यक्त होती है। मेरे विचार से संस्कृति कुछ और हो सकती है, आपके विचार से संस्कृति कुछ और होती है, तो उसको कहने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अंशों में वह सभ्यता से भिन्न गुण है। तो सभ्यता, बिल्कुल सही बात है कि जो संस्कृति है वो सभ्यता से भिन्न है। सभ्यता क्या है, जो हम अपने परंपराओं से, अपने जो रीति रिवाज उससे जो ग्रहण कर ले रहे हैं, उसमें कोई माने उसमें जो क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हम देख नहीं रहे हैं। ठीक है ना। अंग्रेजी में कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। हमें व्याप्त है माने जो हम, जिसे हम खुद अपने अच्छे गुणों के द्वारा बना रहे हैं, वो है हमारी संस्कृति। ठीक है, मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और अच्छा भोजन, ये तथा उनके समान सारी अन्य स्थूल वस्तुएं संस्कृति नहीं सभ्यता के समान है। मतलब जिसको हम जैसा रूप में ले रहे हैं, बिल्कुल जिसमें कोई सुधार नहीं है, वो क्या है, सभ्यता है। मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है, वह संस्कृति की चीज़ है। बिल्कुल सही है कि आप कैसे पोशाक पहनते हैं, आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है आपकी संस्कृति, वो है आपका एक कला है। संस्कृति का एक कला है कि किस तरह से आप अपने आप को व्यक्त करते हैं। ठीक है, मगर इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों और हवाई जहाज़ों की रचना में जो ज्ञान लगता है, उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। तो जब हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, जैसे मान लो घर का निर्माण कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ये ऐसा होना चाहिए, इसका ये यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का, हमारी संस्कृति का प्रतीक है कि हम चाहते हैं कि हम अपने घर को भी अपने अच्छे गुणों के द्वारा संवारें। ठीक है, जैसे कि हर डिफरेंट कास्ट का देखो, उनके घर का जो रख रखाव होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हम पहचान जाते हैं कि ये परिवार ये इस धर्म से संबंधित है, उसका उनके परिवार में ऐसा होता है, कि वो उनके घर से ही, उनके रहन सहन से पता चलने लगता है, जो कि उनकी संस्कृति का ही प्रतीक है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसके बाद में है हम सुसभ्य आदमी सुसंस्कृति ही होता है, ऐसा नहीं कहा जाता। बिल्कुल सही बात है, हर सुसभ्य मैंने जो सभ्य दिख रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है सुसंस्कृत हो ऐसा जरूरी नहीं। मानो दिख तो बहुत अच्छा रहा है कि अच्छे कपड़े पहने हैं और बहुत अच्छी तरह से अपने को रिप्रेजेंट करा, लेकिन जब वो अपने शब्दों को व्यक्त करता है तो पता चलता है कि उसमें ज्ञान का अभाव है। तो ऐसे व्यक्ति को हम सुसभ्य व्यक्ति नहीं कहते। जो सुसंस्कृत व्यक्ति मैंने जो है अपने आप को अच्छी तरह से दूसरों के सामने व्यक्त करा, जिसकी बोली में जो है सभ्यता हो, जिसके बोली में भी जो है इस तरह का भाव हो कि जब का आदर सम्मान सब कुछ हो, तो वैसे व्यक्ति को हम सुसंस्कृत व्यक्ति बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जाता है कि क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है, माने अच्छे सा कपड़ा पहन लिया, लेकिन जब दूसरों के साथ व्यवहार करने की बात आई, तब तो बिल्कुल उसका जो व्यवहार है बिल्कुल अनुचित था। ऐसा व्यक्ति को हम सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं कह सकते। और तबीयत से नंगा होना सुसंस्कृत के खिलाफ बात है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य ही होता है। ठीक है, तो हर सुसंस्कृत व्यक्ति, और जो सुसंस्कृत व्यक्ति होता है वो सभ्य ही हो, माने जो अच्छा विचार अच्छे तरह से बोल रहा है और उसमें कपड़े पहनने का, अपने आप को प्रेजेंट करने के जो तरीका है वो भी सब अच्छा ही हो, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तालमेल, सभ्यता और संस्कृति के बीच में तालमेल बैठाने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है फिर।
ठीक है। तो क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधाओं और ठाट बाट से है, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़े गड़े कपड़े झोपड़ों में रहते हैं, जिसके पास काफ़ी कपड़े नहीं होते हैं और ना कपड़े पहनने के अच्छे ढंग हो उन्हें मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें विनय और सदाचार होता है। तो कितनी अच्छी बात बताई गई है कि लोगों के पास में रहने का तरीका नहीं है, अपने कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, लेकिन लोगों का जो व्यवहार है दूसरों के साथ में अपने आप को व्यक्त करने का जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे व्यक्ति मैंने उसमें संस्कृति लेकिन सभ्यता का अभाव है। व्यक्ति एक पूर्ण कब होगा जिसमें सभ्यता और संस्कृति दोनों ही मौजूद हो। ठीक है। तो वे दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, तो दूसरों का दुख दूर करने के लिए वे खुद मुसीबत उठाने को भी तैयार होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सुसंस्कृत व्यक्ति हम बोल सकते हैं। तो लेकिन उसमें सभ्यता का अभाव है तो पूर्ण रूप से वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाती है। छोटा नागपुर की आदिवासी जनता पूर्ण रूप से सभ्य तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि सभ्यता के बड़े बड़े उपकरण उनके पास नहीं है, लेकिन दया माया सच्चाई और सदाचार उनमें कम नहीं है। तो बताए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो छोटा नागपुर के जो आदिवासी लोग हैं उनको लोग सभ्य नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके जो रहने का तरीका है, पहनावा तरीका वो ठीक नहीं है, लेकिन उनमें दया माया जो जो एक गुण होना चाहिए लोगों के दुख को समझने, वो सब मौजूद है। ठीक है। अतः उसे सुसंस्कृत समझने में कोई उज्र नहीं होनी चाहिए। प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में रहते थे और जंगलों में वे कोठे और महल बनाकर नहीं रहते थे। फूस की झाड़ियों में वास करना, जंगलों के जीवों से दोस्ती और प्यार करना, किसी भी मोटे काम को अपने हाथ में करने से हिचकिचाहट नहीं दिखाना है, पत्तों में खाना और मिट्टी के बर्तनों में रसोई पकाना, यही उनकी ज़िंदगी थी। तो जो पहले के जो ऋषि मुनि थे वो जंगलों में रहते थे, वनवासी जीवन व्यक्त करते थे, लेकिन फिर भी उनमें ज्ञान का विकास था। किस तरह से दूसरों के साथ में व्यवहार करना है वो बात भी उनको पता था। और वे ये लक्षण आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार सभ्य के लक्षण नहीं माने जाते हैं। फिर भी वे ऋषिगण सुसंस्कृत ही नहीं थे, बल्कि वे हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। तो भले ही उनका जो पहनावा था और उनका जो रख रखाव था वो सभ्य नहीं था, लेकिन वो जिस तरह से अपने आप को व्यक्त करते थे, जिस तरह ज्ञान का प्रचार करते थे, जिस तरह से उनमें सदाचार दया की भावना थी, वो संस्कृति थी। और वो तो केवल सुसंस्कृति नहीं थे, बल्कि उन्होंने संस्कृति का निर्माण भी किया, दूसरों को भी वैसा बनने का उन्होंने शिक्षा दी है। सभ्यता और संस्कृति में यह एक मौलिक भेद है, जिसे समझे बिना हमें कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो मगर यह कठिनाई कहीं ही आती है। साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ ही होती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों एक साथ चलते हैं और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। उदाहरण के लिए जब हम कोई घर बनाने लगते हैं तब स्थूल रूप से यह सभ्यता का कार्य होता है, मगर हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है। ठीक है। तो जो ढांचा बन रहा है, जो घर का जो ढांचा बन रहा है वो तो बन ही रहा है, लेकिन हम उसे किस तरह से सजाते हैं घर का, वो हमारी संस्कृति है। तो दोनों का मिलाव ही एक अच्छा व्यक्ति को मैंने सभ्यता और संस्कृति जब दोनों मिलकर किसी व्यक्ति में मौजूद हो जाए तो फिर वो अच्छा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। और संस्कृति की प्रेरणा से हम जैसा घर बनाते हैं वह फिर हमारी सभ्यता का अंग बन जाती है, माने हमारा प्रतीक हो जाती है कि हम किस सभ्यता और किस संस्कृति के हम हैं। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति पर और संस्कृति की सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरंतर चलता है। दोनों ही जो सभ्यता संस्कृति पर और संस्कृति सभ्यता पर जो है अपना प्रभाव डालती है। यहाँ यही एक यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि संस्कृति और प्रकृति में भी भेद है। गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है, स्वभाव है। लोभ में पड़ना उसका स्वभाव है। ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और काम वासना ये सब उसके प्राकृतिक गुण हैं। तो ये मनुष्य के अंदर मौजूद गुण हैं। ठीक है। मगर प्रकृति के ये गुण अगर बेरोक छोड़ दिया, माने ये क्या है, आपका नेचुरल गुण है, भगवान ने हमारे अंदर बनाया, सभी के अंदर बनाया है, लेकिन हर गुणों का लोग जो है उपयोग कैसा करते हैं वो मनुष्य पर निर्भर करते हैं। ठीक है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने गुस्से को तुरंत ही व्यक्त नहीं करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। कुछ लोग के अंदर लोभ की भावना बहुत अधिक होती है और कुछ लोग जो है अपने लोभ को उतना अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये नेचुरल है, लेकिन वो मनुष्य निर्भर करता है कि वो इन सब गुणों को कैसे अपने अंदर हैंडल करता है। ठीक है। छोड़ दिया जाए, अगर मान लो इन गुणों को वैसे ही छोड़ दिया जाए, मतलब तुम जैसा कर रहे हो वैसे करो, तब क्या होगा, तो आदमी और जानवर में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा।
ठीक है। यदि हम अपने प्राकृतिक गुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तब तो फिर मुश्किल है, फिर तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी ही नहीं होंगे। इसलिए मनुष्य प्रकृति के इन आवेगों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि वह गुस्से के वश में नहीं बल्कि गुस्सा ही उसके वश में रहे, ठीक है। वह लोभ मोह माया द्वेष और कामना का गुलाम नहीं बल्कि वे दुर्गुणों ही उसके गुलाम रहे। तो वो इन सब काम वासना जो मैंने जो भी लोभ मोह माया है उसका गुलाम बनना नहीं चाहता है बल्कि उसको अपना गुलाम बना करना चाहता है, ठीक है। और दुर्गुणों का पर आदमी जितना विजयी होता है वह संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। तो जो व्यक्ति अपने इन प्राकृतिक गुणों को सही रूप से अपने अंदर संचालित करता है वही व्यक्ति जो है सांस्कृतिक चीज़ों का जो है महत्व को समझ पाता है। निष्कर्ष यह है कि सांस्कृतिक सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। वह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन व फूलों में सुगंध। और सभ्यता की अपेक्षा वह टिकाऊ भी अधिक है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियां टूट फूट कर नष्ट हो सकती है लेकिन संस्कृति का विनाश उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। माने एक बार आपके अंदर अच्छे गुणों का विकास हो गया तो उस अच्छे गुणों को नष्ट होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सभ्यता जो है जैसे ही मैंने आपने जो परंपराओं और रीति रिवाजों से सीखा है उसमें आप परिवर्तन कर सकते हो, उसमें ईजी है परिवर्तन करना। लेकिन सांस्कृतिक माने क्या होता है कि जो आपने अपने अच्छे विचारों के द्वारा जो आपके अंदर जो विनय सदाचार है ये सब भावना है इसको मैंने छोड़ देना या त्याग देना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने सभ्यता और संस्कृति के बीच में अंतर बताया है। बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं कि सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक के द्वारा ही दूसरा का विकास होता है, दोनों एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ती हैं, ठीक है। और जिस व्यक्ति में सभ्यता और संस्कृति दोनों होती है वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। सभ्यता जो है हमें अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों से मिलता है लेकिन संस्कृति जो है सुसंस्कृति जो है वो हमें अपने अच्छे गुणों से ही अर्जित करना होता है। तो आज मैं यहीं तक रख रही हूँ आपका, ठीक है। आप वीडियो देखिए समझिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बोलिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।